नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब पर संचालित हमारी इस फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की साइंस की क्लासेस में। जहां मैं प्रतीक जैन आपके साथ चल रहा था साइंस की क्लासेस में, जहां हमारी 20 क्लासेस हो चुकी थी लगभग, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट तीनों का पोर्शन हो चुका था। और आज से हम शुरू करेंगे बायो की क्लासेस, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। माफ़ी चाहता हूँ, इस बार थोड़ा गैप हो ज़्यादा हो चुका, लेकिन अब जो ये बची हुई क्लासेज है 5 के लगभग आपकी क्लास बची हुई, ये रेगुलरली आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की नियंत्रण एवं समन्वय। ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि लास्ट में हम पढ़ रहे थे एसडीजी की, जब हम पढ़ रहे थे सतत विकास एनवायरनमेंट का जो कुछ पोर्शन पढ़ रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस थे जो रह गए थे, और एसडीजी का कुछ करंट से रिलेटेड फैक्ट मैंने बताया था आपको। ये फैक्ट, करंट से रिलेटेड फैक्ट वो क्या आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले उसकी बात कर लेंगे। सबसे पहले हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। विश्व वन्यजीव दिवस जो कि कब मनाया गया? 3 मार्च 2025 को। 3 मार्च 2025 को आपको ये डेट याद रखनी है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, कि 3 मार्च 2025 को। और ये क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि ये करंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। जब इसको धूमधाम से यहाँ पे मनाया गया, मोदी जी इसमें गए, गिर गुजरात में यहाँ पे जाकर के उन्होंने लोयन सफारी करी, इस तरीके से उस दिन बहुत सी घोषणाएं हुई। तो ये करंट से रिलेटेड एक बहुत चर्चित फैक्ट हो जाता है कि विश्व वन्यजीव दिवस। और हम वन्यजीवों के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे थे पर्यावरण में, तो इसलिए ये कब मनाया जाएगा? 3 मार्च 2025 को। इससे रिलेटेड कुछ और भी घोषणाएं हुई थी, कुछ मीटिंग, कुछ समिट, जो हम देखेंगे। कि सबसे पहले तो कि जो हमने पढ़ा था कि 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, याद है आपको? भूले तो नहीं ना? कि 3R क्या था? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, जो 3R थे। उन 3R की एक बैठक हुई, एक समिट हुई। कहाँ पर? कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R, 12वें क्षेत्रीय 3R के लिए जो इसकी फोरम की शुरुआत कहाँ हुई? जयपुर में। आपको याद रखना है कि इसकी जो समिट हुई अभी, वो जयपुर में हुई। एक यूँ समझ लीजिए, जयपुर में इनकी एक मीटिंग हुई, बैठक सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ ये? जयपुर में। किससे रिलेटेड था? 3R से रिलेटेड। 3R से रिलेटेड। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में करंट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है कि 3R की ये बैठक समिट कहाँ हुई है? अभी जयपुर में। जिसमें जिसमें एक P3 पर बल दिया गया। अब P3 क्या होता है? जैसे 3R होता है वैसे ही P3 होता है। P3 की अवधारणा पहले से चल रही है, बस आपको ये ध्यान रख लेना है कि P3 होता है क्या है। P3 होता है प्रो प्लेनेट पीपल। प्रो प्लेनेट पीपल, ये आपको याद रख लेना है कि प्रो 3R तो आपको याद ही है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अब आपको P3 और याद रख लेना है कि क्या? प्रो प्लेनेट और पीपल। ये आपके नोट्स में आपको अभी तक नहीं मिलेगा, तो नोट्स में आपको ऐड कर लेना है, जो खाली जगह दी गई है लास्ट में। ये करंट से रिलेटेड फैक्ट है। उसमें जो एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे थे, एनवायरनमेंट में कुछ करंट से रिलेटेड फैक्ट। अब ये प्रो प्लेनेट पीपल, ये नई अवधारणा चल रही है, ये P3 की। इसके बारे में बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि P3 क्या क्या होते हैं। प्रो प्लेनेट पीपल, पीपल मनुष्य, पीपल का पेड़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें वही पृथ्वी की बात कही गई है कि पृथ्वी को किस तरीके से बचाना चाहिए, किस तरीके से हमें संरक्षण करना है, वो सारी बात कही गई है। तो P3 में अब ऑप्शन इस तरीके से आ सकते हैं कि P3 में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 3 तो ये दे देंगे और चौथा कुछ और ऑप्शन दे देगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रो प्लेनेट पीपल दृष्टिकोण पर बल दिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शहरों के तकनीकी संस्थानों और तकनीक प्रदाताओं के लिए ज्ञान के आदान प्रदान के लिए डिजिटल मंच सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी C3 की घोषणा की। सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी, ये क्या है आपका? C3। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये P3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ये कचरा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी यहाँ पे कुछ बातें कही गई। तो आपके पास में सब मेन बात सबसे ज़्यादा क्या है कि ये जयपुर में इसकी शुरुआत हुई। जयपुर में हुआ ये, जो कौन सी? 12वीं क्षेत्रीय 3R के लिए। ये कहाँ पे हुई? जयपुर में। और इसमें क्या बात की गई? P3 की। P3 क्या थी? प्रो प्लेनेट और पीपल। साथ ही आपके साथ में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस होता है। आगे देखेंगे। अभी आर्थिक समीक्षा आई है नई नई, तो आर्थिक समीक्षा में भी आपके पास में एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ नीतियां हैं। जो हमने एनवायरनमेंट के चैप्टर पढ़े, उनसे संबंधित कुछ नीतियां दी हुई है। तो उन नीतियों को आपको डायरेक्टली केवल ईयर याद करना है। नीति क्या है आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो भी मैं यहाँ लिख दूंगा अलग से कि सबसे पहले तो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। क्या?
राजस्थान एकीकृत, ये आप साथ के साथ लिख लीजिए आपके नोट्स में, आपके साथ में या जहाँ भी जगह दिखे आपको इसके साथ में लिख लेना। ये राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, और ये कब है, ये कब जारी की गई है, ये है 2024 में। आपको सीधे सीधे इसमें ईयर पूछा जाता है कि ये जो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो नीति है वो कब जारी किया गया। ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे 2024, 2023, 2022, ये ऑप्शन आ जाते हैं, ये 2021, इस तरीके के ऑप्शन आएंगे और यही क्वेश्चन आएगा। ये आपके आर्थिक समीक्षा जो ओरिजिनल आर्थिक समीक्षा है उसका ये देख लो, पेज नंबर 179 पे ये चीज़ दी हुई है। उसके साथ में आपको दी गई है ई वेस्ट प्रबंधन नीति। अब हमने ई वेस्ट की बात की, वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात की, तो वेस्ट मैनेजमेंट में आपको ई वेस्ट प्रबंधन नीति, ये सब उसी से रिलेटेड है जो आपने अभी चैप्टर पढ़े, पिछले 2 चैप्टर जो आपने पढ़े उससे रिलेटेड नीतियाँ हैं कि ई वेस्ट प्रबंधन नीति ये आपके कब जारी की गई है, ये जारी की गई 2023 में। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, जैसे कि आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो पुराने हो गए जिनको आप यूजलेस हो गए उनको फेंक देते हैं, तो उनके प्रबंधन के लिए क्या नीति अपनाई जाए, ये नीति जारी की गई है 2023 में। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में है जलवायु परिवर्तन नीति। जलवायु की हमने पूरी बात की थी, तो जलवायु परिवर्तन नीति आपको याद रखनी है कि जलवायु परिवर्तन नीति भी अभी जारी की गई है, जलवायु परिवर्तन नीति, और ये आपकी जारी की गई 2023 में। ठीक है, इनके आपको केवल ईयर याद रखना है कि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 और जलवायु परिवर्तन नीति 2023। इसी के साथ में एक और नीति थी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, और ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आती, उनके ऊपर जो नीति आई है वो है 2022। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति कब है, 2022 में। तो फिर भी आपको ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको एनवायरनमेंट से संबंधित है, तो एनवायरनमेंट से संबंधित नीति आपको याद रखनी है। ये आपके करंट के फैक्ट हो गए कुछ। दोबारा मैं बताता हूँ, एक और साथ में एसडीजी की जब हमने बात की थी, एसडीजी जो बात की थी, एसडीजी क्या है, जिले वाइज भी रैंकिंग जारी करता है, देश वाइज, राज्य वाइज, हर तरीके से रैंकिंग जारी करता है। तो जो पिछली रैंकिंग थी, वो पिछली रैंकिंग अभी भी डाटा इसमें आर्थिक समीक्षा में वही पुराना डाटा है, और पुराना डाटा यही था कि रैंकिंग में जो बेस्ट जिला घोषित किया गया था वो था झुंझुनू को। ये आपको याद रख लेना कि बेस्ट जिला कौन सा है, झुंझुनू। फर्स्ट नंबर पे आपके क्या है, झुंझुनू, और लास्ट जो है, लास्ट वो है जैसलमेर। यानी कि जो एसडीजी के 17 गोल्स थे, एसडीजी के जो आपके पास 17 गोल्स थे, उन 17 गोल्स के बारे में अलग अलग उनकी रैंकिंग जारी होती है, उनके पॉइंट्स पे किसको कितना प्रदर्शन कर पाया है, उस प्रदर्शन के आधार पर उनको अंक दिए जाते हैं कि कौन सा अचीवर श्रेणी में, कौन सा फ्रंट रनर श्रेणी में, ऐसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। तो श्रेणी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको ही ध्यान रखना है बेस्ट जिला झुंझुनू है और लास्ट है जैसलमेर। ये 2 तो जिले याद रखने। एसडीजी के 17 गोल्स आपको याद करने ही करने हैं। एसडीजी के 17 गोल्स में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट गोल पूछ लिया जाता है और आपसे नंबर पूछा जाता है कि ये कौन सा एसडीजी गोल है। साथ में बेस्ट स्कोर, जैसे सबसे बेस्ट जिला तो झुंझुनू है और सबसे लास्ट है जैसलमेर, लेकिन बेस्ट स्कोर एसडीजी के किस गोल में सबसे ज़्यादा बेस्ट स्कोर रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट स्कोर रहा है एसडीजी 7 में। एसडीजी 7 क्या है, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। अब सीधी सी बात है, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, जैसे कि आपके यहाँ पे सोलर प्लेट लगानी है, तो सोलर प्लेट तो हमारे पास पूरा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में कई जगह खाली पड़ी है, तो वहाँ पे जैसे कि बडला सोलर पार्क हुआ, इस तरीके सोलर पार्क तो हम खूब सारे लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें तो हमें ये मान लो पूरे 100 में से 100 स्कोर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसमें हम सबसे बेस्ट प्रदर्शन कर पा रहे हैं। क्या, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। और भी तरीके होते हैं किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा के, पर सोलर प्लेट तो बहुत आसान तरीका है जिसके लिए कई जगह लगाए जा रहे हैं। तो ये किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में हमारा बेस्ट स्कोर रहा है। ये सब 2024 के आंकड़े थे, और 2024 की ये अभी जो आर्थिक समीक्षा है उसमें भी यही डाटा दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, इसका एसडीजी क्या है, 7। अब बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस कैसे कि जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ, ये पूछा गया आरएस में, आरएस जो 2025 में भी एग्जाम हुआ है, फरवरी 2025, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी विशेष रूप से स्थलीय जीवन पर केंद्रित है। तो स्थलीय जीवन की जब हम बात करें, स्थलीय जीवन कौन से पे, तो आपको डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है। जैसे हमने पढ़ा था कि पानी में जीवन वो था एसडीजी 14। ऐसे स्थलीय जीवन की जब हम बात करेंगे तो स्थलीय आ जाएगा एसडीजी 15। तो
इस तरीके से आपका सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आपको सिर्फ और सिर्फ एसडीजी याद होने चाहिए। ये 17 के 17 एसडीजी आपको नंबर वाइज याद होने चाहिए। और ये पूछा गया है आरएस 2025 में अभी रिसेंटली, जो कि आरपीएससी का एग्जाम है। आपको पता है कि आरपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन अभी पूछ रहा है। तो स्थलीय जीवन कहाँ है, एसडीजी 15। ठीक है, ये आरएस में आपकी पूछा गया था क्वेश्चन। इसी तरीके से आगे और देखेंगे कि आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट को क्या कहा जाता है। ये भी आपके पास में पूछा गया है आरएस में। आरएस 2025 में पूछा गया है, 2024-25 कि आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट को क्या कहा जाता है। तो आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट को कहा जाता है जीवन का बैरोमीटर। बैरोमीटर एक यंत्र होता है साइंस में, जैसे कि बैरोमीटर दाब, वायु दाब नापता है। तो वायु दाब नापने का जिस तरीके से वायु में अचानक से दाब परिवर्तन होता है तो आंधी तूफान के बारे में बताता है, उसी तरीके से जो आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट है इसमें भी संकटग्रस्त प्रजातियां, इस तरीके की प्रजातियां बताती है कि ये प्रजाति लुप्त होने वाली है, विलुप्त प्रजातियां। तो इस तरीके से आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जीवन का बैरोमीटर। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, इसके कुछ और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आईयूसीएन द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों के संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि संरक्षण के उद्देश्य से इनमें से कौन सा श्रेणी उसमें आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में नहीं दी गई है। तो संरक्षण की दृष्टि से अब आपको पता है कि संरक्षण तो उसी का करेंगे जो अभी तक जीवित है या जो खतरे में, जो खतरे के निशान पे या बिल्कुल विलुप्त होने वाली है। तो ऐसे लुप्त प्राय भी होती है, सुभेद्य भी होती है, दुर्लभ भी होती है। सिर्फ विलुप्त है जो कि नहीं होती, क्योंकि विलुप्त वाले तो विलुप्त हो चुके, अब उसका क्या संरक्षण करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर है ये। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप क्या है फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2024, ये हुआ था 17 नवंबर 2024 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन था कि समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, यह उद्देश्य किस सतत विकास के अनुसार निश्चित करता है। तो आपको सतत विकास के, वही आपको सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी है, एसडीजी गोल्स का आपको सीधे सीधे नंबर बताना है कि कौन से नंबर का गोल है। बताना क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अगर आपने गोल्स याद कर लिए, ये देख लीजिए आप, ये दोबारा एक क्वेश्चन पूछे गए और ये क्वेश्चन पूछा गया कहाँ, ये वही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, वही संस्कृत डिपार्टमेंट। रिसेंटली ये भी कब हुआ, अभी 17 नवंबर 2024। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से एसडीजी गोल्स आपके पास में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट में आपके पास पूछा गया, आरएस में आपके पास पूछा गया, एक बार पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुका है। तो एसडीजी गोल्स आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, ये है आपके पास एसडीजी 4। डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा का क्वेश्चन था और ये आपके पास में अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से आपके पास में करंट से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट थे जो आपको पिछली जो क्लास थी एसडीजी से रिलेटेड और पर्यावरण से रिलेटेड, उसमें ऐड कर लेना है। सबसे पहले क्या कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, 3 मार्च 2025 को। P3 क्या होता है, प्रो प्लेनेट पीपल। और 3R की जो सर्कुलर और बैठक हुई अभी कहाँ पे हुई, वो जयपुर में, उसकी शुरुआत हुई है जयपुर में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3R के लिए कहाँ पे हुई है, जयपुर में। फिर आगे देखेंगे कुछ नीतियाँ, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, ये है आपके 2024। फिर है वेस्ट ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023। फिर है जलवायु परिवर्तन नीति, ये है आपके 2023। ये तीनों नीतियों के आपको ईयर याद रखने हैं। आगे देखेंगे कि रैंकिंग में बेस्ट जिला झुंझुनू था और पिछड़ा जिला जैसलमेर था, ये पहले से आपको पता होंगे। और एसडीजी 17, जो 17 एसडीजी है उनमें से सबसे बेस्ट स्कोर किसका रहता है हमारे यहाँ राजस्थान में, और देश में भी वही बेस्ट रहता है, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, जो कि एसडीजी 7 है। 7 नंबर का एसडीजी है ये, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, इसमें हमारा बेस्ट प्रदर्शन रहता है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन थे, ये आपको एसडीजी याद रखना है कि स्थलीय जीवन का है एसडीजी 15। रेड डाटा लिस्ट को क्या कहा जाता है, जीवन का बैरोमीटर। और संरक्षण के उद्देश्य से किसको वर्गीकृत नहीं कर सकते, विलुप्त को, क्योंकि ये संरक्षित अब नहीं किया जा सकता, ये विलुप्त हो चुकी है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, यह है एसडीजी 4। और ये जीवमंडल नीचे, बायोस्फीयर रिजर्व की हमने बात की थी। बायोस्फीयर रिजर्व की जो हमने बात की थी,
ये कुछ मिस्टेक थी। नंदा देवी, नंदा देवी है उत्तर प्रदेश में नहीं हो करके ये कहाँ होगा, उत्तराखंड में। ये एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, एक्चुअली ये बुक में ही मिस्टेक है। ये जो बुक है आपकी आरबीएससी की जो बुक है उसमें ये पूरी ये टेबल ऐसी की ऐसी आरबीएससी की बुक की टेबल है, सारणी नंबर 12.3 12वें चैप्टर की तीसरे नंबर की टेबल है। तो ये उस बुक में ही ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ये मिस्टेक ही है बुक में ही। तो बुक में ये उत्तर प्रदेश दिया हुआ था इसलिए उत्तर प्रदेश आ गया था। फिर मैंने जब इसको क्रॉस चेक किया तो पता लगा कि ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये आपको इसमें करेक्ट कर लेना पिछली क्लास में जाकर के। ये बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, ये क्या है करेक्शन। चाहो तो आप बुक में भी जाकर के देख सकते हो, बुक में भी ये चीज़ गलत दी हुई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो एग्जाम में वो डिलीट होने वाले क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि बुक से उठा करके वो ऑप्शन दे दिए जाते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि बुक में भी गलत दिया हुआ था। अब चलते हैं हमारी आज की क्लास में जो कि थी नियंत्रण और समन्वय। ये अब तक जो आपने पढ़ा ये पिछला जो एनवायरनमेंट का चैप्टर था ये अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखेंगे नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय की बात करेंगे तो हमें इसमें समझ में आ रहा है कि दो चीज़ें हो रही है, एक तो हो रहा है नियंत्रण और समन्वय, और हम बात कर रहे हैं हमारे बॉडी के नियंत्रण और समन्वय की। तो नियंत्रण समन्वय में इसमें हमें 3-4 अलग अलग चीज़ पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि नियंत्रण, नियंत्रण क्या करता है, हमारे शरीर का नियंत्रण कौन करता है, आपको अच्छे से पता है कि दिमाग। दिमाग एक ऐसी चीज़ है मनुष्य में जो औरों से अलग बनाती है। मनुष्य के दिमाग ही उनको सबसे बेस्ट बना रही है, वरना जानवर भी कई शक्तिशाली जानवर भी हमसे बेस्ट बेस्ट कई ऐसे शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य उन सब में सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि मनुष्य के पास है दिमाग। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक तो दिमाग यानी कि मस्तिष्क। फिर उसके अलावा हम बात करेंगे समन्वय। इनको सबको जोड़े कौन रखता है, कंट्रोल करता है दिमाग। उसके बाद में इनको जोड़ने का काम करता है जो करता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। फिर तंत्रिका तंत्र में भी एक जैसे कि कुछ कोशिका होती है जो स्पेशल कोशिका को हम बात करेंगे, जो न्यूरॉन, न्यूरॉन की हम बात करेंगे कि न्यूरॉन। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि मस्तिष्क हो गया, नियंत्रण के लिए तंत्रिका, नियंत्रण के लिए मस्तिष्क, समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। उसके बाद में आगे और कुछ ऐसे होते हैं हार्मोन, जो बॉडी के अंदर हार्मोन निकलते हैं वो भी बॉडी को प्रेरित करते हैं और वो भी हमारा कंट्रोल का थोड़ा योगदान देते हैं। तो उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे हार्मोन। ये पूरा एक ही चैप्टर है जिसके अंदर ये आप समझ लीजिए 2-3 अलग अलग चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। मस्तिष्क के बारे में, तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन के बारे में, और बच्चा कुछ हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। और जब हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे तो आपकी बुक में मनुष्य के अंदर के हार्मोन के साथ साथ पादप हार्मोन भी दिए हुए हैं। तो पादप हार्मोन दिए हुए हैं और ये पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि पिछले 3 साल से लगातार जब तक फर्स्ट ग्रेड हुई है तब तक क्वेश्चन यहीं से आया है पादप हार्मोन का। और यहीं से नहीं बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। एक ही क्वेश्चन में हल्का सा शब्द चेंज करके वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए गए। और सेम क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पादप हार्मोन का आपके पास में पूछा गया है। आप अगर सही चीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या पढ़ना जरूरी है और क्या छोड़ना है। इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है आपके पास में यहाँ पादप हार्मोन के ऊपर और आपके यहाँ न्यूरॉन के ऊपर, जो तंत्रिका तंत्र और पादप हार्मोन। जबकि जो ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है वो होता है इसमें मस्तिष्क और हार्मोन्स का। तो इसलिए पढ़ना सबको जरूरी है, लेकिन सबसे मेन आपको यह ध्यान देना है पादप हार्मोन और न्यूरॉन, इन दोनों पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा चैप्टर नियंत्रण और समन्वय। तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जो हमने बताया कि सजीवों में सभी अंगों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का कार्य तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। कि सभी अंगों के बीच में समन्वय स्थापित कौन करता है, हमारे अंदर कई तंत्र हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, अलग अलग बहुत सारे तंत्र काम करते हैं। शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, अंगों के बीच में, तंत्रों के बीच में, इन सब में कौन सा समन्वय करता है, वो समन्वय करके यानी कि सबको जोड़ने का काम करता है तंत्रिका तंत्र। एक तरह से इसको देखें कि इसमें ग्राही अंगों द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपनों का अनुभव कर उन्हें शरीर के विभिन्न भागों में संचारित करने का कार्य किया जाता है। अब आप इस तरीके से इसको एक तरह से यूँ समझ सकते हैं साधारण भाषा में, जैसे हमारे घर में फैन भी होता है, कूलर भी होता है, एसी भी होता है, बल्ब भी होता है और फ्रिज भी है, मोटर भी है। चीज़ें सारी अलग अलग है। तो ये आप समझ लो ये सब तो क्या है, तंत्र। इन सबको जोड़ने के लिए हमारे अंदर घरों में क्या होते हैं, तार। तो जैसे बिजली के तार होते हैं,
सिर्फ इसको समझने की दृष्टि से समझना कि जैसे हमारे घर में क्या होता है, बिजली के तार होते हैं ना, कि बिजली के तार इधर से वो मोटर में भी वही तार जा रहा है, फ्रिज में भी वही तार जा रहा है, और बल्ब में भी वही तार जा रहा है, CFL में भी वही जा रहा है, हर चीज़ में उस तरीके का तार, AC में भी उसी तरीके के तार जा रहे हैं। तो वो जो तार जा रहे हैं वो तार ही उनको जोड़ने का काम करते हैं। वैसे हमारे शरीर में कुछ तार होते हैं, ये तंत्रिका तंत्र वही काम निभाता है कि सजीवों में सभी अंगों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। ये समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। जो ये जो कार्य करता है वही कार्य हमारे यहाँ पे जो बिजली के तार करते हैं ये हमारे घरों में करते हैं। इसलिए आपको बस ये समझना है कि तंत्रिका तंत्र क्या है, उनको जोड़ने के लिए, उनको समन्वय के लिए जो काम करता है। अब ये क्या करते हैं कि ग्राही अंगों द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपनों का अनुभव कर उन्हें शरीर के विभिन्न भागों में संचारित करने का कार्य करते हैं। कि ग्राही अंग कैसे कि हर तरीके के अलग अलग अंग हैं। जैसे कुछ तो हमारे पास संवेदी अंग है। संवेदी अंग कैसे कि एक तो आँख से क्या होता है, हम देख सकते हैं। नाक से क्या होता है, सूंघ सकते हैं। कान से सुन सकते हैं। जीभ से स्वाद का अनुभव ले सकते हैं। और त्वचा से हम स्पर्श और ये पहचान सकते हैं। तो इस तरीके के 5 तो हमारे पास संवेदी अंग हो गए। कैसे? आँख, नाक, मुंह, जीभ और आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इस तरीके के 5 तरीके के जो संवेदी अंग हो गए, इनसे हमें क्या होगा कि पता लगेगा। अगर आंखें नहीं होती तो हम किसी भी दूसरे अंग के साथ देख नहीं सकते। अगर कान नहीं हो तो हम सुन नहीं सकते। इन सब के बीच में इन सबको जोड़ने का काम कौन करेगा? ये। और तंत्रिका यहाँ से संकेतों को अंगों से तो लेगी, अंगों से लेकर के और फिर हमारे पास में कहाँ पहुँचाएगी? मस्तिष्क तक। इसलिए नियंत्रण और समन्वय पूरा एक चैप्टर होता है कि यहाँ से ये अंगों से ये उसके संकेतों को लेगी और लेने के बाद में ये मस्तिष्क तक पहुँचाएगी मेरुरज्जु के द्वारा। फिर मस्तिष्क उसको कुछ और उसके बारे में बताएगा कि आपको क्या करना है आगे। हमारे अंगों को वापस संकेत भेजेगा और वो संकेत किसको भेजेगा? वापस से तंत्रिका तंत्र को। तो ये पूरा एक सिस्टम की तरह काम करता है कि ये संकेत लेती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मस्तिष्क प्रतिक्रिया देता है। कि जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को छू लिया या किसी कांटे पे आपका हाथ पैर पड़ गया तो आप फटाक से एकदम से उसका हाथ हटा लेंगे। तो ये संकेत, ये जो रिएक्शन हुआ वो कौन हमें संकेत देगा? ये नियंत्रण, यानी कि मस्तिष्क बताएगा कि इसको हमेशा एकदम से हाथ हटाना है वरना हाथ पे लग सकती है। तो इन दोनों का एक तरह से कंबाइंड में रोल होता है। आगे देखेंगे कि इसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं शामिल होती है, जो मैंने आपको बता ही दिया। आगे हम देखेंगे कि तंत्रिका कोशिका। अब न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र आप समझ गए कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है तंत्रिका कोशिका। इसके बारे में आपको हर एक बात ध्यान रखनी है कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वो है आपके पास न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको हिंदी में भी इसी तरीके से याद रखना है कि न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। जैसे कोशिका के विभाजन की एक गुण होता है वो न्यूरॉन में नहीं पाया जाता। तो ये भी एक क्वेश्चन है। फिर शरीर की सबसे लंबी कोशिका, कई अलग अलग कोशिका होती है, उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। फिर तंत्रिका तंत्र जब हम बात कर रहे हैं तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। आपको समझ आ चुका कि न्यूरोलॉजी क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, और न्यूरॉन से वो नाम बन गया आगे न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी यानी कि न्यूरॉन का अध्ययन। आगे, मानव के तंत्रिका तंत्र का निर्माण असंख्य तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जब एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तीसरी एक पूरे चेन की तरह, तार की तरह जुड़ करके पूरे शरीर में जुड़ी हुई होगी, तो उनसे मिलकर के क्या होगा? आपके तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा। तो आपको इसमें क्या बात ध्यान रखनी है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन्स में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी, और इसमें असंख्य न्यूरॉन्स जुड़े हुए होते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हो गई आपकी तंत्रिका कोशिका। इसका न्यूरॉन का इसका चित्र आप एक बार ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इसके आपको 3 पार्ट आपको ध्यान रखने, तीनों के नाम आपको ध्यान रखने कि कैसे। जैसे कोई भी संकेत है वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, इस जगह पे। ये जो बाहर आपको दिख रही है, ये जड़ों जैसे जो दिख रहे हैं, ये होती है द्रुमिका इसको बोलते हैं। द्रुमिका से जब आपके पास में संकेत आता है तो संकेत, जैसे कि आपने किसी भी गर्म चीज को छुआ तो आपके पास में संकेत के पता लगेगा सबसे पहले द्रुमिका को। द्रुमिका इस संकेत को यहाँ से भेजेगी इस जगह पे। कलर दूसरा कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले संकेत आएगा द्रुमिका के पास, उसके बाद में ये संकेत भेजेगी द्रुमिका इस जगह पे आगे। इसको क्या बोलेंगे? कोशिका काय। ये वाला जो हिस्सा है
ये वाला हिस्सा कहलाएगा कोशिका काय। आपको सिर्फ 1 मिनट इनको नाम ध्यान रख लेने। सबसे पहले आपने नाम देखा द्रुमिका, द्रुमिका से सबसे पहले संकेत आया, इसने संकेत आगे किसको भेजा, आगे संकेत भेजा इसने कोशिका काय। कोशिका काय को संकेत भेजा, कोशिका काय आगे और संकेत भेजेगा किसको, यहां से आया इसको, इससे आगे गया इधर, ये है आपके पास में तंत्रिकाक्ष। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, तंत्रिकाक्ष। यानी कि कोशिका काय आगे संकेत भेजेगा तंत्रिकाक्ष को। और फिर तंत्रिकाक्ष यहां से आगे इनके अंतिम सिरों, ये सिनेप्स, सिनेप्टिक नोब, यहां से आपके संकेत भेजते हुए आगे भेजेगा अगली तंत्रिका को। इसी तरीके की, जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका है, इसी तरीके से अगली तंत्रिका कोशिका यहाँ पे जुड़ी हुई होगी इससे। इसी तरीके से यहाँ पे आप ये मान लीजिए, ये ऐसे, ये वो निकले हुए, ये ऐसे, और फिर ये आगे जाके वही ऐसे ही, यहाँ जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका हुई, इसके बाद में यहाँ पे दूसरी तंत्रिका कोशिका, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, और ये एक चेन की तरह पूरी जुड़ी होगी। तो ये इस तरीके से संकेत आगे पहुँचते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 3 भाग ध्यान रखने हैं कि तंत्रिका कोशिका के 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन से, सबसे पहला हो गया द्रुमिका, ये जो बाहरी वाला हिस्सा है द्रुमिका। फिर ये बीच में ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है आपका कोशिका काय। और फिर यहाँ से संकेत जाते हैं आगे तंत्रिकाक्ष को, और तंत्रिकाक्ष से फिर ये अंतिम सिरे सिनेप्स से होते हुए बाहर निकल जाते हैं, अगली अगली तंत्रिका कोशिका तक चले जाते हैं। तो आपको बस केवल ये 3 पार्ट ध्यान रखने, द्रुमिका, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने। और इससे रिलेटेड जो जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको बताता हूँ। तो ये सीधी सी बात आपको ये क्या हो गया कि विद्युत आवेग का जो संवहन होता है, विद्युत आवेगों की तरह इसमें संवहन होता है। जैसे बिजली के तारों में करंट फ्लो होता है, वैसे इसमें क्या होता है, विद्युत आवेग का संवहन। जो सबसे पहले जाता है द्रुमिका के पास, फिर जाता है कोशिका काय के पास, फिर जाता है तंत्रिकाक्ष के पास, और फिर जाता है आगे सिनेप्स, सिनेप्स से होते हुए फिर अगली जो तंत्रिका कोशिका है उसकी द्रुमिका के पास, फिर उसकी कोशिका काय, फिर तंत्रिकाक्ष, फिर सिनेप्स, फिर आगे जाते 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 इस तरीके से आगे जाके आखिर में जाएगा हमारे दिमाग तक। ये सिग्नल जा रहे हैं, जो इस सिग्नल जाने का तरीका है। तो आपको सिर्फ इसका नाम ध्यान रखना है, द्रुमिका, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष, 3 नाम आपने ध्यान रख लिए। अब इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे कि न्यूरॉन को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला हमने देखा द्रुमिका, कहाँ गया द्रुमिका, ये रहा द्रुमिका या द्रुमाक्ष है। इसका इंग्लिश नाम भी आपको ध्यान रखना है कि डेड्रॉन, एक्सोन और साइटोन। ये क्या है, डेड्रॉन, साइटोन और एक्सोन, इंग्लिश नाम भी आपके पास में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि डेड्रॉन से फिर साइटोन, साइटोन से फिर एक्सोन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे कि द्रुमिका, इसी पे देखते हैं सबसे पहले कि द्रुमिका या द्रुमाक्षी, डेड्रॉन, ये क्या करते हैं, ये सूचना को कोशिका काय तक पहुंचाते हैं। सबसे पहला क्या काम हो गया इनका कि ये सूचना को लेंगे और कोशिका काय तक पहुंचा देंगे। ये हमने देखा कि ये सूचना को लेंगे और आगे कोशिका काय तक पहुंचा देंगे। फिर दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कोशिका काय। कोशिका काय क्या करेगा, कोशिका काय सूचना को लेगा और आगे तंत्रिकाक्ष तक पहुंचा देगा। लेकिन इसके अंदर कुछ एक विशेष बात है कि इसके अंदर एक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, निसिल। यहाँ पे छोटे छोटे एक कण पाए जाते हैं, ऐसे ये समझ लीजिए कि ये कण आपको दिख नहीं रहे, ऐसे बारीक 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 कण पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं निसिल। ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपके बाद में देखेंगे द्रुमिका से गया साइटोन, साइटोन से गया फिर एक्सोन, एक्सोन यानी कि तंत्रिकाक्ष। अब तंत्रिकाक्ष में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य है कि तंत्रिकाक्ष में एक तो न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, शरीर के संदेशवाहक, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। इसमें जो हमारे संकेत थे वो रसायनों में चेंज होते हैं और फिर अगली तंत्रिका कोशिका तक जाते हैं। फिर इसमें माइलिन आवरणों के बीच के अंतराल रेनवेयर के नोड कहलाते हैं, रेनवियर के नोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेनवियर के नोड। ये किस में पाए जाते हैं, तंत्रिकाक्ष में। इसी के साथ में इसमें अंतिम छोर पर जो घुंडी के समान संरचना होती है, जो गोल गोल जो संरचना होती है इसमें अंतिम छोर पर, ये आगे जा करके इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब कहलाती है। और 2 न्यूरॉन के बीच के रिक्त स्थान क्या कहलाता है, सिनेप्स। कि जो ये 2 न्यूरॉन थे, यहां से जो अगली न्यूरॉन जुड़ी
इसके बीच का जो ये स्थान था, ये स्थान क्या कहलाएगा? सिनेप्स। सिनेप्स। तो आपके पास में केवल इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि संकेत किस तरीके से जा रहे हैं। सबसे पहले तो संकेतों का जो विद्युत आवेगों का संवहन हो रहा है वो सबसे पहले द्रुमिका के पास जा रहा है, फिर कोशिका काय के पास, फिर तंत्रिकाक्ष के पास। इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है कि डेड्रॉन, साइटोन और एक्सोन। फिर दूसरी चीज इसमें क्या है कि निसिल कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका काय में। फिर न्यूरोट्रांसमीटर किस में होते हैं? तंत्रिकाक्ष में। बाकी सारी चीज तंत्रिकाक्ष में होती है। न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिकाक्ष में, रेनवेयर के नोड कहाँ होते हैं? तंत्रिकाक्ष में। और सिनेप्टिक नोब क्या होता है? तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा होता है या कोशिका इसका जो अंतिम सिरा होता है वो सिनेप्टिक नोब। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान वो कहलाता है आपका सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच का स्थान आपका कहलाता है सिनेप्स। और ये आपकी तंत्रिका कोशिका इतनी पर्याप्त है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती और शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और इसके साथ में इसका अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। और उसके बाद में हमने देखा है कि इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है द्रुमिका, दूसरा होता है कोशिका काय। ये द्रुमिका से संकेत आता है, फिर कोशिका काय पे जाता है और कोशिका काय आगे तंत्रिकाक्ष को भेजता है। ये क्रम इसी तरीके से याद रखना है। क्रम सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। सीधे आपके पास ऑप्शन होंगे, इनको फेर बदल करके क्रम को बदल दिया जाएगा और ये क्रम आपके लिए पूछ लिया जाता है। फिर आपको ये पता रखना है कि सिनेप्टिक नोब कहाँ पे होते हैं? तंत्रिकाक्ष, रेनवेयर के नोड तंत्रिकाक्ष में। और न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ होते हैं? तंत्रिकाक्ष में। साथ में दो जो न्यूरॉन्स होती है उनके बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? दो न्यूरॉन्स के बीच का रिक्त स्थान कहलाता है आपका सिनेप्स। तो इतना आपने कर लिया, इतना इसके लिए पर्याप्त है। चलेंगे आगे। आगे हम देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है कि देखो इसका डायग्राम, कि जैसे आपने कोई गर्म चीज है, गर्म चीज पे से एकदम से कोई आपका हाथ टच हुआ, आपको पता नहीं है वो गर्म थी। जैसे आपका हाथ टच हुआ और आपने एकदम से झटके से उसका हाथ हटा लिया। ये समझ लीजिए आप जैसे यहाँ आपके इसमें करंट आ रहा है, मुझे पता नहीं है, जैसे मैंने हाथ इस पे हाथ लगाया, लगाते एकदम से हाथ हटा लेंगे। ये जो बिल्कुल बिना सोचे हमारे जो दिमाग के अंदर बिना सोचे आप जो फटाफट से जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगी? आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। ये अचानक से होती है, बहुत तेजी से होती है, अचानक से, तेजी से और बिना सोचे होती है। तो इसके बारे में हम ध्यान करेंगे। रिफ्लेक्सिव एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, कि शरीर में जब किसी उद्दीपन के कारण स्वतः तीव्र और अनैच्छिक क्रिया होती है तो उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब ये किस किस तरीके से हो सकती है? ये हो सकती है जैसे कि किसी गर्म पानी के बर्तन को, गर्म बर्तन को छूते ही आपका हाथ पीछे रखना। जैसे आपको पता नहीं है कि किचन में कोई तवा रखा हुआ है, वो गर्म है, अभी अभी रोटी बना के उसको रखा गया है, आपको पता नहीं, आपने एकदम से जाके उसको उठा लिया। उठाते आपको फिर पता लग जाएगा वो गर्म है, एकदम से छोड़ देंगे उसको। ये हो जाता है कई बार। तो ये गर्म बर्तन को छूते ही हाथ पीछे कर लेना। फिर नुकीले कांटे पे जैसे ही गलती से पैर रखने में आ जाए आप एकदम से चमक जाते हैं। फिर आग की लो, जैसे कि आग की लो पर एकदम से आपका हाथ लग जाए तो आग की लो से जैसे ही जलन, एकदम से जलन महसूस होगी, आप हाथ पीछे कर लेंगे। तो इस तरीके से जो ये क्रियाएं होती है ये क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। एकदम से जो अचानक से हो, स्वतः हो, तीव्र हो और अनैच्छिक, बिना सोचे समझे जो क्रिया होती है वो होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो अत्यधिक भूख लगने पर स्वादिष्ट भोजन को देख करके मुंह में पानी आ जाना, ये सब क्या होगी? प्रतिवर्ती क्रिया। अब इससे रिलेटेड आपके पास में एक होता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है कि जब प्रतिवर्ती क्रिया हुई तो उस टाइम आवेग कहाँ से लेकर के कहाँ तक गया और फिर उसका क्या संकेत मिला और उस संकेत से आपने क्या रिएक्शन दिया, उस पूरा जो सर्किल हुआ उस पूरे सर्किल को बोलेंगे प्रतिवर्ती चाप। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के समय आवेग द्वारा तय किया गया पथ। और वो पथ कैसे तय किया गया? सबसे पहले उद्दीपन। साइकोलॉजी में भी इस तरीके से चीज देखते हैं हम, उद्दीपन। जैसे आपने उस पर हाथ लगाया तो ये हो गया, देख लो आप, ये उद्दीपन। आपने इस पर हाथ लगाया, हाथ लगाते ही उद्दीपन हुआ। उद्दीपन के बाद में आपने क्या है? आपका ग्राही अंग। सबसे पहले आपको किसको पता लगा? हाथ को पता लगा कि आपने उस पर हाथ लगाया, तो हाथ को पता लगा, तो ये है ग्राही अंग। ग्राही अंग से आपके पास में संकेत किसको भेजे? ग्राही अंग ने संवेदी तंत्रिका कोशिका को। ये आपको ध्यान रखना है कि संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होती है, अभी आपको बाद में बताऊंगा। कि उद्दीपन हुआ, आपने उस पर हाथ लगाया, हाथ लगाते उससे संकेत गए ग्राही अंग पे, और ग्राही अंग से वो संकेत किसको भेजेगा? ग्राही अंग, हाथ वो संकेत भेजेगा संवेदी तंत्रिका कोशिका को। संवेदी तंत्रिका कोशिका उन संकेतों को भेजेगी हमारे जो रीढ़ की हड्डी में होती है वहां से होते हुए मेरुरज्जु तक भेजेगी, और मेरुरज्जु आगे संकेत दिमाग से होकर के दिमाग तक पहुंचाएगा कि ये ऐसी ऐसी बात हुई है कि गर्म को हाथ लगा दिया, अब क्या करना है। तो दिमाग उसको वापस से प्रेरक कोशिका, प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक या चालक तंत्रिका जो होती है, इस कोशिका के द्वारा
वो संकेत उसका जवाब भेजेगा वापस। उस जवाब से वापस से हमारा जो ग्राही अंग था, उस ग्राही अंग, उस प्रभावी अंग को वापस से उसको संकेत मिलेगा कि यहाँ पे ये गर्म है और आपको क्या कर लेना है, हाथ हटा लेना है। और ये पूरी जो प्रक्रिया हुई वो 1 सेकंड से भी कम में, इतना तेजी से ये चीज़ हुई। तो ये जो पूरा घूमा है, ये जो पूरा सर्किल इन्होंने तय किया, ये क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती चाप। अब इसको आपको ऐसे कैसे याद रखना है, सबसे पहले वो उद्दीपन, उद्दीपन क्या, आपने उसके हाथ लगाया, वो ग्राही अंग क्या है, आपका हाथ। हाथ जो है जिसको पता लगा सबसे पहले कि ये गर्म है, वो पता कब लगा, जब उसने हाथ लगाते ही संवेदी तंत्रिका कोशिका से वो संकेत गए, मेरुरज्जु तक पहुंचे, मेरुरज्जु उनको आगे लेके गया, वहां से वापस संकेत लेके आया। वापस संकेत किसके द्वारा है, प्रेरक, प्रेरक तंत्रिका से वो संकेत वापस आए और वापस किस तक पहुंचे, उस हाथ तक जो कि प्रभावी अंग है, जिसको पता लग रहा है कि ये गर्म है, वहां तक उस संकेत का पहुंचना। ये पूरा सर्किल जो तय किया है इसने, पूरा पथ, ये पथ कहलाएगा आपका प्रतिवर्ती चाप। अब ये पूरा पथ तो तय कर लिया, ये प्रतिवर्ती चाप है, ये आपको सीधे के सीधे इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे कैसे ही याद कर लेना है, ये पूरा प्रतिवर्ती चाप। अब इसमें आपके पास में संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या थी और प्रेरक कोशिका, प्रेरक या तंत्रिका कोशिका ये क्या थी, इन दोनों के बारे में देखेंगे। वैसे आप समझ गए होंगे संवेदी तंत्रिका कौन सी थी, जो सूचनाओं को अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर लेकर के गई थी, जो अंग से, हाथ से आपके संकेत सबसे पहले लेके जा रही थी, तो जो लेकर के जा रही थी वो तो थी संवेदी तंत्रिका कोशिका। और जो वापस से लेकर के आई संकेत, यानी कि उधर से जवाब लेके आई, यानी कि जो सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों की ओर लेकर के आती है, वो क्या कहलाती है आपके पास में, प्रेरक तंत्रिका या चालक या अपवाही या मोटर नर्व। ये सेंसरी है और ये मोटर है। इन दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे कि डेफिनेशन क्या है, कि संवेदी कौन सी थी, संवेदी तो जो सूचनाओं को अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर लेकर के गई थी, और प्रेरक तंत्रिका कौन सी हुई थी, जो सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों की ओर वापस लेकर के आई थी। इसके अंदर वही है, और ये इनकी डेफिनेशन होती है कि संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका ये होती है। आपको याद ये रखना है कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप, और ये प्रतिवर्ती चाप का आपके पास में प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप का आपके पास में ये चित्र है कि जैसे आपने गर्म या आपने हाथ लगाया, हाथ लगाते ये क्या हो गया, ग्राही अंग, ग्राही अंग, ग्राही अंग से संकेत कहाँ जा रहे हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका से होते हुए, संवेदी तंत्रिका कोशिका से ये संकेत जा रहे हैं, और जाते हुए ये पहुंचेंगे मेरुरज्जु से होते हुए, मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु क्या मस्तिष्क के लिए संकेत भेजेगा, मस्तिष्क वापस से जवाब देगा, और वो जवाब किसके थ्रू आएगा, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका वापस से लेकर के आएगी, और वो जो संकेत को लेके आएगी उससे फिर वो पता लगेगा वापस हाथ को या भुजा को, ये पता लगेगा कि हमें भुजा पीछे खींचनी है, और ये होगा ग्राही अंग, प्रभावी अंग, ग्राही अंग और प्रभावी अंग। इस तरीके से आपके पास में ये पूरा प्रतिवर्ती चाप तय करेगा। चलेंगे, समझ में आ गया ये वाला, तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, ये आपके कहलाएगा प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे कि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की हमने बात की, तो तंत्रिका तंत्र के वैसे तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, कि एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त में 2 भाग होते हैं, अनुकंपी, परानुकंपी। परिधीय, एक परिधीय चारों तरफ वाला होता है, लेकिन हमें इन दोनों से काम नहीं है, हमें सिर्फ काम है किससे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। ये हमारे इंपॉर्टेंट काम आएगा कि केंद्रीय, इसको आप भूल जाओ कि ये हमें नहीं पढ़ना, ये समझ लीजिए, ये हमें नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भाग कौन कौन से, एक तो होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु। जो मेरुरज्जु अभी संकेत लेकर के गए थे, आपको पता है कि वो संवेदी कोशिका मेरुरज्जु को देगी और मेरुरज्जु मस्तिष्क को देगा, यानी कि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ भाग है ये। तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दो भागों के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क की ओर चलते कि मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी कि दिमाग, माइंड, आपको पता है जो हमारे सिर में यहाँ पे होता है। हाँ, ये कौन सोच रहा है कि घुटनों में भी होता है, ये अपने दिमाग में ऐसी बातें नहीं सोचें। कि मस्तिष्क, इसको 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे पहले मस्तिष्क को, मस्तिष्क आप देख लीजिए, ये रहा, ये जो दिमाग है ये मस्तिष्क का चित्र है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। तीनों भागों के बारे में हम मेन पढ़ेंगे। जबकि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अग्र मस्तिष्क के अंदर भी 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अंदर 3 भाग कौन से होते हैं, प्रमस्तिष्क। 3 भाग आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अग्र मस्तिष्क के अंदर मेन हमें 3 भाग पढ़ने हैं। 3 भाग कैसे पढ़ने हैं, एक तो हो गया प्रमस्तिष्क,
फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। थैलेमस हाइपोथैलेमस को आप सम्मिलित रूप से ये बोल सकते हैं डाइनसिफिनोल। डाइनसिफिनोल के भाग होते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में बोला जाता है सेरेब्रम। इंग्लिश का नाम आपको डेफिनेटली याद रखना ही है। प्रमस्तिष्क लिखा है ऐसा जरूरी नहीं है, सेरेब्रम भी लिखा हुआ आ सकता है। इसलिए आपको कुछ कुछ जगह जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ आपको इंग्लिश का नाम हिंदी में ही याद रख लेना है। ऐसे सेरेब्रम ऐसा कैसा लिखा हुआ आ सकता है, न्यूरॉन सीधे सीधे लिखा हुआ आ सकता है न्यूरॉन। ऐसे ही अग्र मस्तिष्क के क्या भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और पश्चिम मस्तिष्क को आपको अनुमस्तिष्क, पोन्स बोरोलाई और मेडुला ओब्लिगेटा। तो जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो आपकी बुक के अनुसार और आपके लेवल के अनुसार, वैसे इसको आगे डीप में जाएं। आगे 11-12 तक बायो का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, अगर आगे इसको डीप में जाए तो बहुत कुछ इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जितना आपके लिए ज़रूरी है शॉर्ट में उतना आप पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी होगा। तो सबसे पहले हम मस्तिष्क के 3 भाग करेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क से शुरू करते हैं। मस्तिष्क से शुरू करते हैं। मस्तिष्क क्या, ब्रेन। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। हमने देखा कहाँ गया, ये रहा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके 2 भाग हो गए, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मस्तिष्क क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग। आपको पता है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का वजन क्या होता है, लगभग 1350 ग्राम। ये अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं पे 1400 लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पे 1300 मिल जाएगा। लगभग आपको ध्यान रखना है कि 1350 ग्राम एक वयस्क मनुष्य के शरीर के मस्तिष्क का वजन होता है 1350। अब ये एक बहुत कोमल भाग होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है ये बहुत कोमल भाग होता है, इसलिए इसको एक कपाल के भीतर मस्तिष्क आवरण से घिरा हुआ होता है। मस्तिष्क आवरण कैसे, जैसे आप सिर पे हेलमेट लगाते हैं, वैसे आप समझ लीजिए कि एक हेलमेट हमारे सिर के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। भगवान ने पहले से हमारे सिर के अंदर एक हेलमेट लगा के भेजा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मस्तिष्क की है जो पूरे शरीर पे नियंत्रण करता है। अगर इस पे अगर चोट लग जाए तो आपको पता है ब्रेन हेमरेज, मृत्यु। इसका ऑपरेशन करना भी इतना मुश्किल है कि ऑपरेशन इसका संभव नहीं होता। या तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए मस्तिष्क इतना कोमल भाग होने के कारण उसको क्या करते हैं, पहले ही मस्तिष्क आवरण से उसको घिरा हुआ है। बाहर अंदर ही एक बहुत जटिल जो हड्डियां होती है, हड्डियों का पूरा पूरा एक गुच्छा होता है, उस हड्डियों से ये घिरा हुआ होता है। तो ये क्या कहलाता है, मस्तिष्क आवरण। उसके बाद में भी हम जैसे मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा सेफ्टी, हम पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा सेफ्टी मस्तिष्क की करते हैं। हम गाड़ी पे भी चलते हैं तो हम हेलमेट ही लगाते हैं, बाइक पे चल के तो हेलमेट इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो मस्तिष्क का कोमल भाग है ये आघातों से इसकी रक्षा हो सके। तो ये मस्तिष्क आवरण का भी यही काम है कि ये क्या करता है कि बाहरी आघातों और चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मस्तिष्क एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसका वजन होता है 1350 ग्राम, और इस पर क्या होता है, एक मस्तिष्क आवरण दिया हुआ होता है। अब इसके 3 प्रमुख भाग है। अब हमारी जो इम्पोर्टेंट जो भाग है मस्तिष्क के बारे में, जो तंत्रिका तंत्र का जो इम्पोर्टेंट, वो अब शुरू हो रहा है कि इसको क्या है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों कौन से, अग्र मस्तिष्क, ये चार्ट इसका ये रहा। इसको 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और आप यहाँ देखेंगे अग्र मस्तिष्क को भी अलग अलग काम के लिए हम इसको 3 अलग अलग चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। एक प्रमस्तिष्क पढ़ेंगे, एक थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रमस्तिष्क। नामों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब आपको ध्यान रखना है सबसे मेन चीज़ प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर इसी में से आ जाता है, सेरेब्रम से। अब ये क्यों आता है अभी आप समझ जाएंगे। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे मेन चीज़ क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा कैसे, कि जितना भी हमने मस्तिष्क पढ़ा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, सारा जो पूरा हिस्सा पढ़ा, उस पूरे हिस्से का भी सब कुछ मिला करके भी ये मान लीजिए कि 80% भाग तो सिर्फ और सिर्फ यही होता है। लगभग 80% भाग तो आप इसी को मान सकते हैं कि प्रमस्तिष्क क्या होता है, सबसे बड़ा भाग। फिर इसमें क्या होता है कि ये 2 भागों में बटा होता है, यानी कि 2 गोलार्धों में बटा हुआ होता है। जिसमें क्या होता है कि बायां गोलार्ध तो शरीर के दाएं भाग पे, बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग पे नियंत्रण करता है, और दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग पर नियंत्रण करता है। ये आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, दायां गोलार्ध तो बायां गोलार्ध अपोजिट। बायां गोलार्ध दाएं हिस्से पर नियंत्रण करेगा और दायां गोलार्ध बाएं हिस्से पर नियंत्रण करेगा। ये किसके अंदर है, प्रमस्तिष्क के अंदर। और ये क्या है, सबसे बड़ा भाग। इसके बाद में क्या होगा, इसका कार्य सबसे ज़्यादा जो मस्तिष्क के कार्य हैं वो प्रमस्तिष्क के अंदर ही होते हैं। कि जैसे कि मानसिक कार्य क्या, जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, चेतना, बुद्धिमत्ता, याद करना। आप जितना भी याद कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ आप स्टोर कर रहे हैं, वो सब कुछ किस में स्टोर कर रहे हैं, अग्र मस्तिष्क के एक भाग प्रमस्तिष्क में, यानी कि सेरेब्रम में।
प्रमस्तिष्क के अंदर सब कुछ आप स्टोर कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं वो किससे सोच रहे हैं? प्रमस्तिष्क से। आप ये सोचना, विचारना, तर्क करना, चिंतन करना, सोचना, तर्क करना, जो भी आप योजना बना रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट काम आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सब कुछ, बुद्धिमत्ता, कितना इंटेलिजेंट है वो चीज़, कितना याद कर पा रहा है, कितना सोच पा रहा है, जो आपके सोच विचार जो भी दिमाग में आ रहे हैं वो सब कुछ किसमें होगा? प्रमस्तिष्क के अंदर। ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास में होगा कि जैसे कि कुछ ज्ञानेंद्रिया वो कौन कंट्रोल करता है? वो भी प्रमस्तिष्क करता है। जैसे कि सूंघना, सूंघने से आपको स्मेल का पता लगता है, अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, इसका आभास कौन कराता है? प्रमस्तिष्क। फिर सूंघना, सुनना, सुनना, सुनना कैसे? कि आपकी सुनने की क्या सुन पा रहे हैं, सुन करके उसके संकेतों को कोड डिकोड करके वो मस्तिष्क से संकेत पहुंचाएगा, फिर आपको पता लगेगा कि उसने क्या बोला। ये चीज़ सुनना, सूंघना, देखना, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रमस्तिष्क। फिर आगे ताप, टेम्परेचर, आप सर्दी में गए, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, मतलब वो चीज़, ताप का टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करेगा? ये टेम्परेचर, प्रमस्तिष्क। दर्द होना, आपके दर्द हो रहा है, कोई चीज़ चुभ रही है, उसके संकेतों को कौन, आपको चुभ रही है इस चीज़ का संकेत आपको मस्तिष्क भेजता है कि आपकी कोई चीज़ चुभ रही है। ये चीज़ आपको, इन संवेदनाओं को ग्रहण करना, इन संवेदनाओं को ग्रहण करना, ये सब किससे होगा? ये सब कुछ होगा प्रमस्तिष्क से। तो अग्र मस्तिष्क का जो ये भाग है प्रमस्तिष्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। फिर आगे वाणी से संबंधित, वाणी संबंधित इसके अंदर जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं ब्रोंका केंद्र। और इसी तरीके से गंध से उद्दीपन, गंध का उद्दीपन जिस केंद्र से होता है उसको बोलते हैं घ्राण पिंड। ये नाम है। बाकी आपको मेन इसके अंदर यही ध्यान रखना है कि प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, अग्र मस्तिष्क का भी सबसे बड़ा भाग है, पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। फिर इसमें दायां गोलार्ध बायां गोलार्ध होता है जो अपोजिट पे कंट्रोल करता है। फिर सारे कार्य जो आपने देखे, मस्तिष्क क्या करता है? सोचना, विचारना और तर्क करना, याद रखना, बुद्धिमत्ता, योजना बनाना। उसके अलावा सूंघना, देखना, कोई चीज़ चुभ रही है उसका नियंत्रण, सूंघना, और ताप, चुभन, ज्ञानेंद्रिय, सुनना, देखना, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल कौन कर रहा है? इन सारी चीज़ों का एहसास आपको करा रहा है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क किसी के अंदर खराब है, प्रमस्तिष्क के अंदर खराबी, तो वो याद भी कम रख पाएगा, सोच विचार सब कुछ कम कर पाएगा। ये आपकी बुद्धिमत्ता का सबसे ज़्यादा, प्रमस्तिष्क ही आपकी बुद्धिमत्ता को सबसे ज़्यादा बताता है। ठीक है। जिसे आप बोलते हैं कि 140, 150, 140 प्लस बुद्धिमत्ता है, 130 प्लस बुद्धिमत्ता है, IQ, तो उसको आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेन जो उसमें लीड रोल वो किसका है? प्रमस्तिष्क का। ये समझ लीजिए प्रमस्तिष्क जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने ज़्यादा व्यक्ति याद कर पाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे थैलेमस। थैलेमस अग्र मस्तिष्क का ही एक दूसरा एक और भाग है, थैलेमस। ये क्या करेंगे? ये संवेदी आवेगों का प्रसारण करेगा। मतलब जो संवेदी आवेग थे, जो हम देख रहे थे, सुन रहे थे, संवेदना, जैसे कोई टच किया, टच करते हैं, हमारे पास में जो संकेत आए, उन संकेतों को ये आगे प्रसार करेगा। सिर्फ इतना सा काम है, संवेदी जो आवेग थे उनको आगे प्रसारण का कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के और यहाँ भेजना, ये काम कौन करेगा? थैलेमस। ठीक है। बस इतना सा काम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ भेजने वाला प्रसारण का कार्य करेगा थैलेमस। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस प्रेरित व्यवहार जैसे भूख, प्यास और काम भावना, इन पर नियंत्रण करेगा कि आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है, या पेट भर गया, प्यास लग रही है या प्यास शांत हो चुकी, इस चीज पर नियंत्रण कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? जैसे कि पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, उन हार्मोनों का नियंत्रण, जैसे कि रक्तदाब, शरीर के तापमान आदि का नियंत्रण भी ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि होती है, तो पीयूष ग्रंथि से कुछ हार्मोन निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से कई सारे हार्मोन निकलते हैं, हम आगे बात करेंगे इसी क्लास में। तो पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन है, उन हार्मोनों का नियंत्रण करेगा। उसके साथ में शरीर के रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण करेगा। ये ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। और शरीर का तापमान को नियंत्रित रखेगा कि सर्दी लग रही है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गर्मी लग रही है तो पसीने बाहर निकल जाएंगे, ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस नहीं, ये सारे कार्य कुछ और भी करते हैं शरीर में, एक और चीज़ पर आप ये ध्यान रखो, ये काम हाइपोथैलेमस भी करता है। आप अभी हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं तो इतना ही ध्यान रखें कि अब इतना आपने देख लिया, तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, तो आपको क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। हमने सबसे पहले देखा, चलो अलग से देखते हैं। हमने देखा मस्तिष्क को हमने 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में हमने देखा कि अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ अग्र मस्तिष्क की। अग्र, मध्य और पश्च।
ये 3 भागों में हमने बांट दिया। मस्तिष्क के ऊपर भी हमने 2 भागों में बांटा था। ये जो हमने तंत्रिका तंत्र के जो भाग देखे थे, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र के जो 2 भाग देखे थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। हमें पढ़ना क्या है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु हमें पढ़ना है पूरा। लेकिन अभी हम सिर्फ मस्तिष्क पढ़ रहे हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र को हमने 3 भागों में बांट दिया। 3 चीजें पढ़ी हमने अग्र में। सबसे पहले पढ़ी हमने प्रमस्तिष्क, दूसरी चीज हमने पढ़ी थैलेमस, और तीसरी चीज पढ़ी हमने हाइपोथैलेमस। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो थैलेमस तो क्या करती है? संवेदी आवेगों को प्रसारण का कार्य करती है। इधर से दूसरी जगह पहुंचाने वाला। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस भूख प्यास का नियंत्रण कर रहा है, और रक्तदाब, शरीर में तापमान, पीयूष ग्रंथि से प्रसारित होने वाले जो हार्मोन है उन सब पे नियंत्रण कर रहा है, और भूख प्यास पे, और ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस कर रहा है। इसके साथ में प्रमस्तिष्क का हमने बात की, सेरेब्रम, जो कि सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और ये सब क्या करता है? मस्तिष्क के जितने भी जो भी कंट्रोल आप देख रहे हैं, सोचना, विचारना, बुद्धिमत्ता, याद रखना, ये सब चीज़ कौन नियंत्रण कर रहा है? प्रमस्तिष्क। इसके अलावा जो सुनना, देखना, ताप, दर्द आदि संवेदनाओं को भी कौन ग्रहण कर रहा है? इन सारी संवेदनाओं को ग्रहण कर रहा है प्रमस्तिष्क। तो ये सारे हो गए प्रमस्तिष्क के कार्य। अब ये तीनों हमने जब देख लिया तो आगे हम बात करेंगे पश्चिम मस्तिष्क की। ये तीनों हमने देख लिया। मध्य मस्तिष्क में इतना ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। अब सीधे सीधे हम बात करेंगे पश्चिम मस्तिष्क की। तो पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क के भी अलग अलग 3 भाग हमने बताए। तो 3 में से पहला भाग है सेरिबेलम, इंग्लिश में नाम है सेरिबेलम, जो आपको उसमें था सेरिब्रम, ये है आपका सेरिबेलम। हिंदी में नाम है अनुमस्तिष्क। वो था प्रमस्तिष्क, ये था अनुमस्तिष्क। वैसे आप अगर उपसर्ग देखते हो तो प्र और अनु का आप अर्थ से भी आप समझ सकते हैं कि प्र यानी पहले, अनु बाद वाला। तो मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। वैसे ये है तो बहुत छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा है, क्योंकि 80% तो अकेला एक ही ले गया, लगभग 80% तो एक ही ले गया। अब अगर मान लो 10% भी हुआ तो भी ये दूसरा सबसे बड़ा ही होगा। ठीक है। तो सेरिब अनुमस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। शरीर का संतुलन बनाए रखना, जैसे कि कोई ड्रिंक करते हैं, नशे में होता है। नशे में अगर आदमी का संतुलन में वो चल नहीं पा रहा है, इधर उधर जो चल पा रहा है, वो किस लिए होता है? उसका अनुमस्तिष्क में उसको क्या हो रहा है? अनुमस्तिष्क उसका संतुलन नहीं कर पा रहा। तो शरीर का संतुलन बनाए रखना, पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखना, जो पेशीय क्रिया होती है उसमें समन्वय बनाए रखना, बस इतना ही आपके पास में काफ़ी है कि अनुमस्तिष्क क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाने का। क्वेश्चन यही पूछा जाता है बार बार कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? ऑप्शन अनुमस्तिष्क है, तो अनुमस्तिष्क इसका आंसर होगा। फिर दूसरा है पोन्स बोरोलाई। पोन्स बोरोलाई क्या करता है? श्वसन संवर्धन हेतु श्वसन अनुसंधान केंद्र का पाया जाता है इसमें। और ये क्या करता है? चवर्ण क्रिया, लार, नेत्रों की गतिशीलता, श्रवण आदि में क्या करता है? मेन मध्यवर्ती नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना कि पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है ये पोन्स बोरोलाई। ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसमें अनुमस्तिष्क। साथ में फिर ये भी इंपॉर्टेंट है मेडुला ओब्लुगेटा। मेडुला ओब्लुगेटा कैसे? कि ये मस्तिष्क का अंतिम भाग है। ये श्वास लेने, खांसने, निगलने, उगलने आदि का केंद्र होता है। ये हृदय की धड़कनों पे, रक्तदाब पे, लार आना, पाचक रसों का स्राव करना, आहार नाल का क्रमानुकंचन व अन्य अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ये सारी चीज़ कौन कर रहा है? मेडुला ओब्लिगेटा। आपने यही चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें इसमें से, पहले तो क्या? हृदय की धड़कन, आप ये देख लीजिए, हृदय की धड़कन, रक्तदाब यानी वही ब्लड प्रेशर, फिर लार का आना, पाचक रसों का स्राव, लार आ रही है, भोजन का पाचन कर रहा है, पाचक रसों का स्राव कर रहा है, आहार नाल का क्रमाकुंचन, आहार नाल जैसे कि क्रमाकुंचन दब करके आहार को आगे भेजना, ये सारा काम कौन कर रहा है? मेडुला ओब्लिगेटा। और श्वास लेना, खांसना, निगलना, उगलना, इन सारों पे कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ओब्लिगेटा। तो ये क्या करता है? असल में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब ऑप्शन में अगर मेडुला ओब्लिगेटा है, बीपी, हृदय की धड़कन, बीपी, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऑप्शन में मेडुला ओब्लिगेटा है, तो पहले इसी को ही करना है। इंपॉर्टेंट यही है। और यही चीज़ें आपने देखी, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका काम हाइपोथैलेमस भी करता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस भी इस तरीके के काम कर रहा था
कि रक्तदाब, शरीर के तापमान, इनका नियंत्रण कर रहा था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेन इसमें क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा दिमाग का एक भाग है, जो अंतिम भाग हो गया इसका, पश्चिम मस्तिष्क का अंतिम भाग हो गया, और ये इसका काम करेगा। अब आपने देख लिया अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर इसमें पश्चिम मस्तिष्क में भी आपने क्या देखा, एक तो देखा आपने मेडुला ऑब्लिगेटा, और आपने एक क्या देखा, अनुमस्तिष्क। एक देखा इसमें पोन्स बेरेलाई। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, अनुमस्तिष्क आपको ध्यान रखना है, मेडुला ऑब्लिगेटा आपको ध्यान रखना है, प्रमस्तिष्क आपको ध्यान रखना है। ये तीन चीजें तो आपको ध्यान रखनी है। फिर थैलेमस हाइपोथैलेमस आपको वैसे ही पता लग जाएगा। इतना आप कर लिए तो मस्तिष्क मस्तिष्क आपका कंप्लीट है, काफ़ी है। शॉर्ट एंड स्वीट मस्तिष्क इतना ही काफ़ी है आपके लिए। बाद में इसका दूसरा भाग है जो हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पढ़ रहे थे। तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग ये था मेरुरज्जु। मस्तिष्क आपका हो चुका है, इतना इतना आप पढ़ लिए तो काफ़ी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कैसे, ये अब मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या होती है, ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। तो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा से प्रारंभ होकर के, मस्तिष्क का अंतिम भाग तो क्या था, मेडुला ऑब्लिगेटा। जो हम पूरे मस्तिष्क की बात कर रहे थे, इसमें अंतिम भाग था मेडुला ऑब्लिगेटा। वहां से प्रारंभ होकर के कशेरुक नाल से होते हुए रीढ़ की हड्डी में, पूरी जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ पे, उस पूरी रीढ़ की हड्डी में संपूर्ण रूप से होती है और संपूर्ण लंबाई में कवर की हुई होती है। तो ये इसका काम क्या होता है, सबसे मेन इसका काम याद रखना है कि काम होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रियाएं आपने देखी, उनको नियंत्रित कौन करता है, मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे आपने देखा कि अचानक से आप किसी गर्म चीज पे हाथ लगा दिए, तो वो हाथ लगाते आपने हाथ पीछे खींच लिया, वो किसके कारण हुआ था, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन कर रहा था, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु से ही आपके संकेत होते हुए गए थे। आपको पता है संवेदी कोशिकाओं से होते हुए मेरुरज्जु ऊपर लेकर के गई, फिर वहां से वापस ग्राही अंग से जो गई थी, वापस से फिर प्रभावी अंग तक पहुंचे। तो बीच में आपके काम कौन कर रहा था, मेरुरज्जु। फिर इसके साथ में क्या हुआ कि मस्तिष्क तक सूचनाओं उद्दीपनों के संवहन हेतु मध्य सेतु का कार्य, यही मैं बता रहा था कि मध्य सेतु का कार्य करता है, क्या होता है, मेरुरज्जु। तो इतना मेरुरज्जु के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है और मस्तिष्क सेतु का और मध्य सेतु का कार्य करती है। तो ये आपके पास में मेरुरज्जु हो चुका है। अब आप इतना सा देखें, इसको एक बार देखें, ये रहा, ये मस्तिष्क है पूरा। अब इसमें आपने बात किया अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, उस अग्र मस्तिष्क में भी आपने क्या बात किया था, प्रमस्तिष्क। इस अग्र मस्तिष्क के तीन भाग थे, तीन चीजें आपने पढ़ी थी अग्र मस्तिष्क के अंदर। प्रमस्तिष्क, ये भाग नहीं है, तीन तीन चीजें आपने देखी है इसमें, भाग तो इसके अलग अलग होते। प्रमस्तिष्क, फिर आपने देखा दो इसमें ग्रंथि देखी। तो प्रमस्तिष्क जो मैं आपको बताया कि सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा भाग आप ये देखेंगे, ये लगभग ये मान लीजिए कि ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा, ये आपके पास में क्या हो गया, प्रमस्तिष्क। ये पूरा प्रमस्तिष्क हो गया। इसके बाद में प्रमस्तिष्क के बाद में ये जो ग्रंथियाँ थी हाइपोथैलेमस, ये रहा हाइपोथैलेमस यहाँ पे, और पीयूष ग्रंथि जो पाचक, जो कई रसों का स्राव करेगी, आगे हम ग्रंथि के बारे में देखेंगे, पीयूष ग्रंथि, ये सब तो यहाँ दिमाग में यहाँ पाई जा रही है। फिर आपने देखा मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब पश्चिम मस्तिष्क के अंदर ये रहा पोन्स बेरोलाई, फिर ये मेडुला ऑब्लिगेटा और ये अनुमस्तिष्क। ये अनुमस्तिष्क जो मैंने कहा कि दूसरा सबसे बड़ा भाग, दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या होता है, अनुमस्तिष्क। दूसरा सबसे बड़ा भाग, और ये जो पूरा होता है, ये पूरा खोल एक आवरण से घिरा हुआ होता है जिसको कपाल खोपड़ी, इससे इससे घिरा हुआ होता है। बाकी ये अंदर वाला हिस्सा बहुत कोमल होता है, ठीक है, ताकि इस पर आघात नहीं लगे, इस तरीके से ये कवर किया हुआ होता है। तो मस्तिष्क में आपको इतना ही पर्याप्त है। आगे हम देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। अब हम बात करेंगे पादप हार्मोन। तो वैसे समय हो चुका है, तो आज हम इतना ही काफ़ी कर लेते हैं। इतना ही करके इसका रिवीजन देख लेते हैं थोड़ा सा। कि सबसे पहले हमने देखा कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। फिर P3 प्रो प्लेनेट पीपल। फिर हमने देखा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, ई वेस्ट प्रबंधन 2023, जलवायु परिवर्तन 2023। इसका रिवीजन हमने कर लिया था पहले भी। और रैंकिंग में बेस्ट झुंझुनू और जैसलमेर लास्ट, और किफ़ायती स्वच्छ ऊर्जा में बेस्ट स्कोर।
फिर इसके कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे आपको एचडीजी के नंबर याद रखने, ये आपका कुछ करेक्शन। अब हम नियंत्रण और समन्वय की जब बात किए थे तो हमें बात करनी नियंत्रण समन्वय मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। इतना हमारे पास में हो चुका है कि मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन, न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, ये सारी चीज़ें आपके पास में आज की क्लास में हो गई है। अब इसके बाद में हम जो कल की क्लास में बात करेंगे वो हम बात करेंगे पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन। पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन की बात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले नियंत्रण के जो हमने देखे तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, जैसे बिजली के तार होते हैं घरों में, उसी तरीके से एक पूरा तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में फैला हुआ होता है, ठीक है, जो सब पे कंट्रोल करता है, सबके बीच में समन्वय स्थापित करता है। फिर न्यूरॉन क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है जो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, और इसमें क्या होता है, इसके अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। ये आपकी तंत्रिका कोशिका थी। संकेत कैसे लेती है, सबसे पहले द्रुमिका में संकेत आते हैं, द्रुमिका से फिर आते हैं कोशिका काय, ये द्रुमिका, द्रुमिका से कोशिका काय, कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष, और तंत्रिकाक्ष से बाकी आगे सिनेप्स से होते हुए बाहर दूसरी दूसरी द्रुमिका, दूसरी कोशिका काय, दूसरी तंत्रिकाक्ष, फिर तीसरी द्रुमिका, तीसरी कोशिका काय, ऐसे पूरी चेन होती है। समझ लीजिए ये एक हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई, ये चौथी, ये पांचवी, इस तरीके से पूरी एक चेन जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में इसको अगर इंग्लिश में भी आप याद रखना चाहें तो ये डेड्रोन, डेड्रोन से साइटोन, साइटोन से एक्सोन, डेड्रोन, साइटोन, एक्सोन, इसी तरीके से विद्युत आवेगों का संवहन होता है इसमें। आगे जाती है सिनेप्स से, और सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स होता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में रिक्त स्थान, ये होता है आपका सिनेप्स। रेनवियर के नोड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तंत्रिकाक्ष में। न्यूरोट्रांसमीटर भी कहाँ होते हैं, तंत्रिकाक्ष में। और सिनेप्स कहाँ होता है, दोनों के बीच के अंतिम दो को जोड़ने वाला जो बीच का खाली स्थान है वो। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया आपने क्या हुआ, जैसे किसी चीज को, गर्म चीज को छूते आपने हाथ हटा लिया, वो सारी चीज क्या हुई, प्रतिवर्ती क्रिया। और प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप आप देखेंगे तो पहले ग्राही अंग संकेत को ग्रहण करेगा, फिर संवेदी तंत्रिका कोशिका संकेत आगे मेरुरज्जु तक पहुंचेंगे, मेरुरज्जु वापस से उसके जवाब देगा प्रेरक तंत्रिका के द्वारा, और फिर वो प्रभावी अंग तक जवाब पहुंचेगा। तो यहाँ संवेदी और प्रेरक आपको पता है, ये देख लीजिए आप। पहले ग्राही अंग, ग्राही अंग से गया संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका से मेरुरज्जु से होता हुआ, मेरुरज्जु से होता हुआ मस्तिष्क, मस्तिष्क वापस प्रेरक तंत्रिका तंत्र, और फिर वहाँ पे आपके पास में प्रभावी अंग तक। तो इस संवेदी और प्रेरक तो आपको यहाँ पता लग गया। और मेरुरज्जु आपने अभी पढ़ लिया। मेरुरज्जु क्या होता है, जो दिमाग के पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ होता है, प्रतिवर्ती क्रिया का कार्य करता है और बीच में मध्य सेतु का कार्य करता है। तो तंत्रिका तंत्र के आपने इस तरीके से भाग देखे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तीन तरीके के भाग होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये पढ़ना है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें दो भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के अंदर तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में अगर आप बात करें तो अग्र मस्तिष्क में आपने बात, पहले तो मस्तिष्क के बारे में बात की कि 1350 ग्राम वजन और एक बाहरी आघात उसे बचाने के लिए वो मस्तिष्क आवरण से घिरा हुआ होता है। तो इसके अंदर अग्र मस्तिष्क यानी कि अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो हमने देखा प्रमस्तिष्क, जो ये आपका नियंत्रण, सोचना, मानसिक कार्य, बुद्धिमत्ता, याद रखना, इन सब पे कौन नियंत्रण करता है, प्रमस्तिष्क। फिर उसके बाद में थैलेमस क्या होती है, संवेदी आवेगों के प्रसारण का कार्य करती है। फिर उसके बाद में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस प्रेरित व्यवहार, भूख प्यास, इन पर नियंत्रण करता है। बीपी, ब्लड प्रेशर, शरीर का तापमान, हार्मोन, पीयूष ग्रंथि वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि आपने देखा मस्तिष्क के अंदर पीयूष ग्रंथि होती है, उस पर सब पे कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। फिर आगे देखा पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क के आगे आपने बात देखी कि अनुमस्तिष्क, जो दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। संतुलन कौन बनाए रखता है, पश्चिम मस्तिष्क। फिर पोन्स बोरोलाई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करता है, श्वास लेने, खांसने, निगलने, उगलने आदि का काम करता है। हृदय की धड़कनों, रक्तदाब, लार का आना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लिगेटा। अब इसके बाद में ये तो हमारा मस्तिष्क पूरा हो गया, और आगे हमने देखा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होगा, जो मस्तिष्क के पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ करके पूरे रीढ़ की हड्डी से होते हुए फैला हुआ होता है, और ये क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के, अनैच्छिक क्रियाओं पे कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लिगेटा। अनैच्छिक क्रिया मेडुला ऑब्लिगेटा, और प्रतिवर्ती अनैच्छिक क्या, कि जो आपकी इच्छा नहीं है फिर भी हो रही है, जैसे कि पलक झपकना। अब आप सोच के थोड़ी पलक झपका रहे, सांस लेना अपने आप चल रही है, ये सारी चीजें कौन चल रही है, अपने आप ये चल रही है मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा। और प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया के जैसे कि अचानक से हाथ हटा लिया आपने, वो सारी चीजें किसमें हुआ, प्रतिवर्ती क्रिया, वो मेरुरज्जु के अंदर। कांटा चुभने पे आपने पैर हटा लिया, ये सारी चीज मेरुरज्जु के द्वारा होती है। और मेरुरज्जु उसमें सूचनाओं के जो आदान प्रदान हुआ, उसमें एक बीच में मध्य सेतु का कार्य करता है, और यहाँ तक
हमारी आज की क्लास होती है। तो कल हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को इसी तरीके से शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आपको जो भी समस्या हो आप नीचे कमेंट में लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्लास आपको थोड़ा समय लग गया था इस टाइम से, पर अब आपको क्लास रेगुलर मिलेगी। 4-5 क्लास है जो आपके पास में, जिसके बाद में आपकी ये बायो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।